भारतीय वायुसेनातर्फे पाकिस्तानला अक्षरशः आम्ही तबाह केलेला होता। त्यांचे 9 ठिकाणी जो टेरर ठिकाणे होते, दहशतवाद्यांच्या ट्रेनिंगच्या ठिकाणे आणि त्यांना पालण्या पोसण्याचा जो ठिकाणा होता, त्या आम्ही आमचे वायुदलाने विध्वंस केला। आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या 11 एअरबेस त्याला आम्ही उद्ध्वस्त केला। 100 पेक्षा जास्ती दहशतवादी मारले गेले। 50 पाकिस्तान से जो आर्मीचे जवान होते, त्याच्यामध्ये एक स्क्वाड्रन लीडर पण होता, त्याने पण जान गमावला आमच्या हल्ल्यामुळे। पाकिस्तान अक्षरशः हैराण झाला होता। त्यांच्या डीजीएमओ तर्फे मेसेज आला की त्यांना आमचे डीजीएमओ बरोबर बोलायचे आहे, म्हणजे काहीतरी सैन्य कारवाईमध्ये शिथिलता आणला पाहिजे असा त्यांची प्रार्थना होती। आणि भारताने घोषणा केली की ऑपरेशन सिंदूर चालू राहील जोपर्यंत दहशतवाद्यांना ते समर्थन आणि पाठिंबा देण्याचा जो त्यांचा धोरण आहे खतम करत नाही। पण तातडीने एक असा निर्णय झाला की जास्ती आता हल्ला आणि गोळीबार नाही झाला पाहिजे। याच्यामध्ये संपूर्ण जगात भारताची सैन्य दलाची खूप प्रशंसा होत आहे। ज्यांना सैन्य शक्ती बद्दल माहित आहे, ज्यांनी वायुसेना म्हणजे काय त्यांची ताकदची आयडिया आहे, त्यांच्यातर्फे जोरदार असा एक प्रशंसा आणि तारीफ होत आहे आमच्या सैन्य दलाच्या। आणि या सैन्य दलांच्या शौर्याला प्रणाम करण्यासाठी, त्यांना नमन करण्यासाठी, त्याचा जो हौसला आहे तो अजून वाढविण्यासाठी आणि आमची 5-6 जो जवान मरण पावले, शहीद झाले, त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी, आदरांजली देण्यासाठी संपूर्ण देशात भाजपतर्फे तिरंगा यात्रा चालू आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही शिवसेनातर्फे पण तिरंगा यात्राची सुरुवात करत आहोत। टप्प्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात आम्ही तिरंगा यात्रा काढणार आणि सैन्य दलांना नमन करणार, त्यांच्या शौर्याला नमन करणार, त्यांच्या पराक्रमाला नमन करणार। 18 मे पासून सुरू होत आहे आमची तिरंगा यात्रा। पहिल्या दिवशी मुंबईमध्ये शिवसेनातर्फे तिरंगा यात्राचे आयोजन केला जाईल। त्यानंतर 19 मे ला कोकणमध्ये, 20 मेला पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, 21 मेला उत्तर महाराष्ट्रातील, 22 मेला मराठवाडामध्ये, 23 मेला पूर्व विदर्भामध्ये आणि 24 मेला पश्चिम विदर्भामध्ये। ज्यांच्या मनात तिरंगाच्या प्रति सन्मान नाही, त्यांच्या मनात देशाच्या प्रति सन्मान नाही। तिरंगाचा सन्मान म्हणजे देशाचा सन्मान। आणि ज्याप्रमाणे तिरंगा यात्रा सुरू झाली आणि काही विरोधक तिरंगा यात्राचा विरोध करत आहेत, त्याच्यावर टीका टिप्पणी करत आहेत, म्हणजे ते देशविरोधी आहेत, म्हणजे त्यांच्याकडून भारतीय सैन्य दलाचा अपमान होत आहे, म्हणजे त्यांच्या मनात भारतीय सैन्य दलाच्या प्रती काही सन्मान नाही असं आम्हाला वाटतो। यासाठी आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की तिरंगा यात्रा म्हणजे कुठल्या प्रकारचा राजकारण नाही आहे, हा एक राष्ट्रीय उपक्रम आहे। आणि या राष्ट्रीय उपक्रमामुळे आम्ही भारताचे सीमारेषेवर आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी जो आमचे सैन्य दलाचे तुकडे काम करतात,
जे आमचे जवान काम करतात, आमचे फौजी भाई काम करतात, त्यांच्याबद्दल एक कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा कार्यक्रम आहे. त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या शौर्याबद्दल सन्मान व्यक्त करण्याचा हा कार्यक्रम आहे. ज्यांच्या मनात विरोध आहे ते सैन्याच्या विरोधात आहेत, आम्ही असा ठामपणे सांगतो. दुसरा विषय म्हणजे तुर्की, जो पूर्वी तुर्की होता, टर्की होता, तर त्यांच्या जे प्रमुख आहेत त्याने त्यांच्या नवीन नामकरण तुर्की केलेलं आहे. तुर्कीने जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर चालू होता तेव्हा पाकिस्तानचं समर्थन केला, पाठिंबा दिला पाकिस्तानला. आणि फक्त पाठिंबा नाही दिला, पण तुर्कीकडून पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात ड्रोन कॅमेरे पण पाठवले गेले. ड्रोन जो हत्यार आहे त्याचा पाकिस्तानने खूप वापर केला ऑपरेशन सिंदूरच्या दरम्यान. आमच्यावर हल्ला पण केला, पण आमच्या सुदर्शन चक्रचा कवच एवढा मजबूत आहे ते काही करू शकले नाही. त्यांच्या सर्व प्रकारचा जो मिसाईल हमला होता, आक्रमण होता, तो नष्ट झाला. आमचे वायू सेनाचे दलांनी त्यांना एक जबरदस्त प्रत्युत्तर दिला होता. पण तरीही तुर्कीने ज्याप्रमाणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला त्याच्याबद्दल देशात एक जबरदस्त रोष आहे, लोकांमध्ये रोष आहे. तुर्की बरोबर अझरबैजान एक दुसरा मुस्लिम कंट्री आहे, त्याच्यामध्ये 70% पेक्षा जास्ती तुर्की आहेत, तुर्की ओरिजिनचे लोक राहतात. तर तुर्कीचा एक मेन अलाय देश आहे. अझरबैजाननं पण पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. आमच्या देशाचे लोक सध्या खूप टर्की जातात, अझरबैजान जातात. जो ट्रॅव्हल एजन्सी असोसिएशन आहे त्यांच्या जो आकडेवारी आहे त्याच्या आधारावर प्रत्येक वर्षी कमीत कमी 3 लाख भारतीय हिंदुस्थानी टर्की जातात आणि 2 लाख अझरबैजान जातात. एवढा रोष भारतीयांमध्ये होता, भारताच्या लोकांमध्ये होता की ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशनचा जो प्रमुख आहे त्यांनी अशी माहिती दिली की कमीत कमी 50% लोकांनी टर्कीची यात्रा रद्द केली. जो भारतीय पर्यटक आहेत त्याचप्रमाणे अझरबैजान जाणारे लोक पण त्यांची यात्रा रद्द केलेली आहे. भारत सरकारतर्फे पण तुर्कीच्या विरोधात कारवाई सुरू झालेली आहे. तुर्कीची एक कंपनी आहे सेलेबी, ते एअरपोर्टवर ग्राउंड हँडलिंग करतात. म्हणजे जेव्हा प्लेन येतो किंवा जातो तो जो प्लेनचे यात्री आहेत, प्रवासी आहेत, त्यांचे सामान प्लेनमध्ये टाकण्याचा आणि आणण्याचं काम ते करतात. एक मोठी कंपनी आहे, कमीत कमी 4-5 हजार कोटीची कंपनी आहे. त्यांची जी एकूण कमाई आहे त्याच्यामध्ये नंबर 2 लेवलचा रेव्हेन्यू भारताकडून त्यांना येतात. अशी कंपनीला भारतामध्ये आम्ही 9 एअरपोर्टवर ग्राउंड हँडलिंगचा सिक्युरिटी क्लिअरन्स दिला होता. हा क्लिअरन्स BCS तर्फे दिला जात आहे. पण कालच भारत सरकारतर्फे आणि नागरिक उड्डयन मंत्रालयातर्फे असा निर्णय झाला की सेलेबीला जे काही परवाना आम्ही दिलेला आहे तो परवाना रद्द झाला पाहिजे. त्यांचा परवाना रद्द झालेला आहे. तुर्कीच्या विरोधात भारत सरकारतर्फे हा पहिला ऑफिशियल ऍक्शन आहे. दुसरा ऍक्शन म्हणजे JNU आणि जामिया मिलिया युनिव्हर्सिटी जो विद्यापीठ आहेत त्यांच्या एक तुर्की विद्यापीठ बरोबर काहीतरी करार आहे एज्युकेशन बद्दल. एज्युकेशनल जो एक ट्रान्झॅक्शन असतो त्याच्याबद्दल JNUने कालच तो करार रद्द केला. जामिया मिलियाने पण करार रद्द केलेला आहे. तुर्की बरोबर
आणि जो आमचे अझरबैजान आहेत, अझरबैजान तुर्की बरोबर आमचा काहीतरी व्यापार पण चालू आहे. मोठ्या प्रमाणात तुर्की कडून आमच्याकडे सफरचंद येतो. पण ज्या तुर्कीने पाकिस्तानला ड्रोन दिला त्या तुर्कीचा सफरचंद नाही खायचा असा निर्णय भारताच्या लोकांनी घेतलेला आहे. आणि या निर्णयाबद्दल एक जोरदार असा प्रतिसाद जो भारताचे व्यापारीगण आहेत त्यांनी पण दिलेला आहे. पुण्यामध्ये व्यापाऱ्यांनी अशी घोषणा केली की आम्ही तुर्कीचा सफरचंद नाही विकणार. संपूर्ण देशात जो तुर्कीकडून ऍपल येतो, सफरचंद येतो, मार्बल येतो, सोना, काही प्रकारचे वेजीज, लिंबू, सिमेंट, मिनरल ऑइल, कपडे पण येतात. आणि एकूण असा एक आकडा आहे की 61,000 कोटीचा आम्ही त्यांना एक्सपोर्ट करतो आणि 15-20 हजार कोटीचा त्यांच्याकडून इम्पोर्ट करतो. म्हणजे त्यांच्याकडून माल आमच्याकडे आयात होतो. हा सगळा जो विदेश व्यापार आहे तुर्की बरोबर तो फार लहान प्रकारचा प्रकार आहे. जास्ती मोठा व्यापार आमच्या त्यांच्याकडे नाही आहे. आणि समजा त्यांच्या बरोबर जे काही व्यापार आहे आम्ही थांबवला तो भारताची अर्थव्यवस्थेवर काही जास्ती फरक पडत नाही. पण तुर्कीची अर्थव्यवस्थेवर एक मोठा फरक पडेल. आणि तुर्की आणि अझरबैजानची अर्थव्यवस्था जो आहे ना त्याच्यावर भारताने जेव्हा त्यांच्याबरोबर व्यापार तोडला तो त्यांची अर्थव्यवस्थेवर मोठा असर पडेल असा जो आमचे तज्ञ आहेत, अर्थशास्त्री आहेत त्यांच्याकडून असा विश्लेषण आलेले आहे. आम्ही असा आवाहन करतो की जे काही तुर्की बरोबर कारोबार आहे तो कारोबार थांबवला पाहिजे. भारत सरकारतर्फे जे काही कारवाई होईल ते होईल. पण खाजगी रीतीने जे काही व्यापारी तुर्कीचा माल आणतात किंवा तुर्कीला एक्सपोर्ट करतात त्या जो सौदा आहे, तो जो करार आहे तो रद्द करण्याच्या दिशामध्ये काम सुरू झाला पाहिजे. कारण भारताच्या लोकांमध्ये तुर्की बरोबर जबरदस्त असंतोष आहे, रोष आहे, नाराजगी आहे, गुस्सा आहे. आणि या गुस्स्याला सन्मान केला पाहिजे सर्व लोकांतर्फे, चाहे तो शासन सरकार आहे किंवा बिगर सरकारी लोक आहेत किंवा व्यापारी लोक आहेत. जे काही लोक अजूनपर्यंत तुर्की जाण्याचा जो त्यांचा प्रोग्राम आहे, कार्यक्रम आहे ते रद्द नाही केलेले आहे त्यांच्याबद्दल त्यांच्यासाठी एक दोन ऐतिहासिक जो माहिती आहे तो मी शेअर करू इच्छितो. भारतात मुस्लिम शासनाची जो सुरुवात झाली 1000 वर्षापूर्वी त्याची सुरुवात करणारे तुर्की लोक होते. पहिला तुर्की शासक आमच्या देशात ज्यांनी हल्ला केला, आक्रमण केला देशावर तो मोहम्मद गजनी होता. आणि तुर्की साम्राज्याचा जो संस्थापक होता तो म्हणजे मोहम्मद गौरी. मूळ तुर्कीचा नव्हता, पण तो तुर्की साम्राज्याचे संस्थापक म्हणून मोहम्मद गौरीला इतिहासकार मानतात. आणि असा गौरीने भारतावर किती हमला केला, काय काय केलं सर्वांना माहीत आहे. सोमनाथवर हल्ला करणारा, सोमनाथ मंदिर, आमच्या पवित्र सोमनाथ मंदिरवर हल्ला करणारा तो गौरी, तो तुर्की साम्राज्याचा संस्थापक होता. नंतर खिलजी वगैरे आले. 800-900 वर्षापूर्वी जेव्हा टर्कीमध्ये ब्रिटिश शासनाने तिकडच्या खलिफा त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली. म्हणजे 1919 मध्ये जेव्हा गांधीजी होते आणि काँग्रेसतर्फे एक आझादीच्या आंदोलनाचा एक नेतृत्व होत होता, तेव्हा 1919 मध्ये खिलाफत आंदोलन झाला होता आमच्या देशात. तो खिलाफत आंदोलन म्हणजे तुर्कीचे खलिफासाठी होतं. म्हणजे ज्या टर्कीने आमच्यावर मुस्लिम शासनाची स्थापना केली, आमचे मंदिर तोडले,
आमच्या लोकांच्या जबरन धर्मांतरण केला, त्यांच्याबद्दल एवढा प्रेम काँग्रेसने दाखवला त्यावेळी आणि त्यांच्या खलिफाचा पाठिंबा देण्यासाठी इकडे या भारतात, या देशात खिलाफत आंदोलन सुरू झाला. आम्ही सगळे विसरून गेलो आणि नंतर आधुनिक भारत आणि आधुनिक जो टर्की आहे त्याच्यामध्ये एक चांगला संबंध आहे. टर्कीमध्ये जेव्हा एक मोठा भूकंप आला होता तेव्हा भारतातर्फे खूप सारी अशी राहत रिलीफ मटेरियल आम्ही पाठवला होता. ऑपरेशन दोस्त असं नाव दिलं होतं भारत सरकारने. तरीही तुर्कीने दाखवला की ते इस्लामिक कंट्री आहेत आणि पाकिस्तान पण इस्लामिक कंट्री आहे आणि एका इस्लामिक कंट्रीमध्ये फक्त आणि फक्त इस्लामिक देशासाठी प्रेम असतो आणि त्यांच्यासाठी ते काम करतात. असा इस्लामिक कंट्री तुर्की, ज्यांच्याबद्दल आमच्या देशामध्ये लोकांमध्ये देशांच्या लोकांमध्ये एक प्रेम उत्पन्न झालेला होता. आता तो प्रेम संपलेला आहे. आता तुर्कीबद्दल काहीही लाड प्यार नाही आहे. आता तुर्कीबद्दल लोकांमध्ये रोष आहे आणि भारतामध्ये खाजगी रीतीने आणि शासकीय रीतीने अजून तुर्कीच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. हिंदी में सुरू कर दे. महाविकास आघाडी म्हणजे एक महाविनाश आघाडी आहे. हा जो 2-3 दलांचा एक गठबंधन आहे तो आता बिखरलेला आहे. हर्षवर्धन पाटील कशासाठी? अच्छा, हा. सकपाळजी काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत महाराष्ट्राचे. ते शरद पवार साहेबांशी भेटू शकतात, उबाठाचे पण भेटू शकतात. पण सध्या परिस्थिती असा आहे की महाविकास आघाडी एक बिखरलेला असा आघाडी आहे. स्वतः शरद पवार साहेब त्यावेळी 2-4 दिवसापूर्वी असं त्यांनी घोषणा केली की कधीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोघे जो घटक दल बरोबर येऊ शकतात. म्हणजे महाविकास आघाडीमध्ये फक्त काँग्रेस आणि उभाटा राहिलेला आहे. काँग्रेस आणि उभाटामध्ये पण एवढा आपसात एवढा चालू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान आम्ही बघितलं होतं. पुढे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकी सुरू होत आहे. त्याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये आपसात एकमेकाच्या विरोधात काय काय होईल याची आम्ही कल्पना करू शकतो. यासाठी कोणी कोणाला भेटला आमच्यासाठी जास्ती महत्वाचा नाही, कारण तो एनडीए म्हणजे एक संपलेला आघाडी आहे. संजय राउत ने अपनी जो किताब लिखी उस किताब को उन्होंने ये दावा किया है कि जब गोधरा कांड हुआ था तो सीबीआई अमित शाह के पीछे पड़ी थी और तब अमित शाह मातोश्री पर आए थे, अपने घुटने पर टिक गए और उन्होंने बाला साहब ठाकरे से मदद मांगी. तो बाला साहब ठाकरे ने जज से कहा कि अमित शाह का केस हल्का करो या केस ना चलाओ, तो उनको राहत मिली. मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ. मोदी को जेल डालने वाले थे लेकिन बाला साहब ठाकरे की वजह से वो भी बच गए. तो और बाद में चल रहे दोनों बाला साहब ठाकरे का एहसान भूल गए. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आमचे सर्वांचे वंदनीय आदरणीय ते हिंदू हृदय सम्राट होते. तेव्हा जेव्हा गुजरातमध्ये दंगली घडत होती, गोधरा झाला आणि आजचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीच्या विरोधात एक असा मोठा कॅम्पेन चालू होता, तेव्हा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मोदी साहेबांना एक जबरदस्त असा पाठिंबा दिला होता. त्यांच्यामध्ये खूप
एक सलोख्याचा एक संबंध होता. त्याचप्रमाणे अमित शाह वर जेव्हा काही प्रॉब्लेम आली, काही अडचण आली, तेव्हा बाळासाहेबांनी सदैव त्यांना पाठिंबा दिला होता. हा एक ओपन सिक्रेट आहे. या ओपन सिक्रेटला आता संजय राऊत का सांगत आहेत आम्हाला समजत नाही. आम्हाला हा पण समजत नाही की त्यांच्या जो पुस्तक आहे, जो त्यांनी आर्थर रोड जेल प्रवासवर लिहिलेला आहे, त्या पुस्तकचं नाव त्यांनी ठेवलेलं आहे नरकात स्वर्ग. समजा आर्थर रोड जेल नरक आहे आणि त्या नरकमध्ये त्यांना स्वर्ग दिसला, स्वर्ग मिळाला, तो जामीन घेऊन परत कशाला बाहेर आले? त्या स्वर्गामध्ये राहायला पाहिजे. तो असा फक्त एक बुकच्या PR साठी ही माहिती लोकांसमोर आणण्याचा ते प्रयत्न करतात. ही माहिती सर्वांना माहीत आहे, उघड आहे, आणि इट्स ओपन सिक्रेट. एव्हरीबडी नोज दिस व्हेरी वेल. सर्वांना माहीत आहे की मोदी साहेब आणि बाळासाहेबांचा एक जबरदस्त असा रिश्ता होता, संबंध होता. अमित शहाच्या मनात पण बाळासाहेबांबद्दल खूपच प्रेम आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. पण आज जेव्हा त्यांच्यावर पत्राचार घोटाळ्यामध्ये भ्रष्टाचार करणे आणि घूस घेण्याचा आरोप लागला आणि जेव्हा ते जेल गेले, तेव्हा त्यांना हा जो सगळे संबंध आहे त्याच्या आठवण होत आहे. हा एक चुकीचा आहे आणि गैरवापर करत आहेत ते बाळासाहेबांचा. नमस्कार. आज 2 विषय महत्वपूर्ण हैं. पहला विषय है तिरंगा यात्रा और दूसरा विषय है तुर्की. सबसे पहले तिरंगा यात्रा के ऊपर मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा. ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारतीय सेना ने, खासकर वायुसेना ने, जो अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया, उसके प्रति पूरा देश भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञ है. पूरे देश ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया और भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है. और इस तिरंगा यात्रा को एक जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है. कल संभवतः जम्मू में स्वयं उत्स्फूर्त तरीके से दसियों हजार लोग निकले रास्ते पर और भारतीय सेना के जवानों को उन्होंने नमन किया. भारतीय सेना की उपलब्धियों को उन्होंने प्रणाम किया. जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए उनके 9 टेरर ठिकाने को बर्बाद किया, नष्ट किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डाला, लगभग 11 एयरबस पर उन्होंने हमला किया और 50 एक उनके जो जवान थे पाकिस्तानी सेना के, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर भी था पाकिस्तानी एयरफोर्स का, उनकी जान ले ली. और भारत में थोड़े बहुत जो कोलेट्रल डैमेज होते हैं उसको छोड़ दें तो भारत में सब लोग महफूज थे, सुरक्षित थे. ऐसे में भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करना एक एक भारतीय का धर्म है और फर्ज है. ऐसे सेना पर गौरव व्यक्त करने के लिए शिवसेना की तरफ से भी तिरंगा यात्रा का आयोजन शुरू हो रहा है. हम लोग विभिन्न चरणों में इस प्रकार का आयोजन करेंगे. 18 मई से यात्रा शुरू होगी. 18 मई को यात्रा मुंबई में होगी, 19 मई को यात्रा कोंकण में होगी, 20 मई को यात्रा पश्चिम महाराष्ट्र में होगी, 21 मई को यात्रा उत्तर महाराष्ट्र में निकलेगी, 22 मई को यात्रा मराठवाड़ा में निकलेगी और 23 मई को यात्रा पूर्व विदर्भ में निकलेगी और 24 मई को यात्रा पश्चिम विदर्भ में निकलेगी. इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य महज इतना है कि भारतीय सेना पर हम अपना गौरव व्यक्त करें, अभिमान व्यक्त करें और भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके पराक्रम को सलाम करें. वो जिस तरीके से सीमा पर, सरहदों पर
तमाम तरह के कठिन परिस्थितियों में रह करके भी भारत की रक्षा करते हैं, उसके प्रति एक एक भारतीय के मन में आभार है, कृतज्ञता है। उसी को जाहिर करने का यह कार्यक्रम, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। यह एक राष्ट्रीय उपक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और ऐसे में तिरंगा यात्रा का विरोध करने के लिए विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं ने टीका टिप्पणी की है। मैं उनकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, उनको साफ साफ कहता हूं कि जो लोग इस देश में तिरंगा का विरोध करते हैं वो इस देश के विरोधी हैं। तिरंगा का सम्मान मतलब भारत का सम्मान। तिरंगा यात्रा मतलब भारत की यात्रा है, यह भारत का की विजय यात्रा है। जिन लोगों को भारत के विजय के ऊपर शक हो रहा है वो जाकर पाकिस्तान का हाल देख लें। पाकिस्तान टूट गया था, बिखर गया था। सिर्फ 5 दिनों की सैनिक कार्रवाई में आखिरकार उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से बात करने की इच्छा जाहिर की और उन्हें निवेदन किया, गुजारिश की कि अब अपनी सैनिक कार्रवाई को थोड़ा ठहराव दे। तब भारत ने मानवता के नाते ठहराव दिया, लेकिन तब तक हमको जो अचीव करना था, जो हासिल करना था, वो हासिल कर चुके थे। और उसी विजय का जश्न हम मना रहे हैं पूरे देश में। और ऐसे में जो विरोध कर रहे हैं उन विरोधियों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति करने के नाम पे कम से कम भारतीय सेना का अपमान न करें, इस बात का ख्याल रखें। दूसरा विषय तुर्की है। तुर्की से अगर आप 1000 साल पुराना रिश्ता देखेंगे तो बहुत तनावपूर्ण रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आधुनिक भारत और आधुनिक तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। हमारे देश के पर्यटक बड़े पैमाने पर तुर्की आते जाते रहे हैं। लेकिन उस तुर्की ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान को समर्थन दिया, और न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि पाकिस्तान के पास उसी दरमियान ड्रोन भेजे, और जिन ड्रोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए किया, यह दूसरी बात है कि उन ड्रोनों को हम लोगों ने नष्ट कर दिया। हमारे सेना के जवानों ने, हमारे फाइटर जो एयरक्राफ्ट से, उन एयरक्राफ्ट ने। लेकिन उस तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया युद्ध के दरमियान, उससे स्पष्ट हुआ कि वो एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री होने के नाते इस्लामिक कंट्री को समर्थन कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान को समर्थन देना मतलब आतंकवाद को समर्थन देना। लेकिन तुर्की ये भूल गया और अपने अंदर का उसके अंदर का जो इस्लाम जगह, जो मुसलमान जगह, उस आधार पर उसने एक मुस्लिम देश को बगैर भारत के हितों की चिंता किए उन्हें समर्थन दिया। ऐसे में भारत में तुर्की के खिलाफ एक जबरदस्त रोष और गुस्सा है, और उस गुस्सा का नतीजा यह निकला कि लगभग 3 लाख लोग जो हर साल तुर्की जाते हैं पर्यटक के तौर पर, ऐसे पर्यटकों में से लगभग 50% लोगों ने तत्काल अपनी यात्रा रद्द कर दी। अजरबैजान ने भी तुर्की के साथ साथ, जो तुर्की का एलाई है, पाकिस्तान का समर्थन किया था, भारत का विरोध किया था। वहां पर भी लगभग 2 लाख प्रतिवर्ष जाने वाले जो भारतीय पर्यटक थे, उनमें से 50% लोगों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। यह है भारत के लोगों का गुस्सा, और उस गुस्से को देखते हुए भारत सरकार ने भी तुर्की सरकार के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उस कार्रवाई की पहला चरण जो है, एक तुर्की की कंपनी है जो एयरपोर्ट पर हैंडलिंग करती है, ग्राउंड हैंडलिंग जिसको कहते हैं, उस कंपनी का नाम है सेल्वी। भारत के 9 एयरपोर्टों पर सेल्वी को ग्राउंड हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कल ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सेल्वी को दिया गया जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस को रद्द किया। उसे जो सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, और सेल्वी की दुकान भारत में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई, इसके ऊपर हर्ष व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालयों का तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ एक करार है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक शैक्षणिक क्षेत्र में आदान प्रदान का काम होता है। दोनों विश्वविद्यालयों ने तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ जो उनका करार था, जो
डील थी, जो सौदा था, जो एग्रीमेंट था, उसको रद्द कर दिया है। भारत और तुर्की के बीच बहुत बड़ा व्यापार नहीं होता है, फिर भी लगभग 60,000 करोड़ का हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं और 20,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। और वहां से तुर्की से जो वस्तुएं आयात होती हैं हमारे यहां, उनमें मुख्य तौर पर सेब है, एप्पल है, इसके अलावा मार्बल है, क्रूड ऑयल है, वेजीज है, सोना है, नींबू है, सीमेंट है, मिनरल ऑयल है और कपड़े हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जिस तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजा हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए, उसका एप्पल हम क्यों खाएंगे? भारत के व्यापारी जिन्होंने तुर्की का एप्पल लाकर के हिंदुस्तान में बेचने का धंधा शुरू किया था, उनके अंदर की देशभक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने तुर्की का एप्पल बेचना तात्कालिक तौर पर बंद कर दिया है। अब तुर्की से एप्पल हम नहीं मंगा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो बाकी सामान, बाकी वस्तुएं जो तुर्की से यहां पर आयात होती हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए। और तुर्की को जो हम लोग निर्यात करते हैं, उसे भी बंद करना चाहिए। तुर्की के खिलाफ पूरा भारतवर्ष है, पूरा भारत देश है, भारत के नागरिक है। ऐसे भारत के नागरिकों के गुस्सा का सम्मान किया जाना चाहिए। और अभी भी जिन 50% लोगों ने, भारतीय पर्यटकों ने तुर्की जाने की जो यात्रा थी उसको रद्द नहीं किया, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि तुर्की का इतिहास क्या है। ईस्वी सन 1000 के आसपास गजनी ने भारत पर हमला किया था, वो तुर्की था। और पहला तुर्की शासक था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण किया। और मैं कह सकता हूं कि उसी समय से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, वह तुर्की मूल का नहीं था, फिर भी मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। यह वही गौरी है जिसने हमारे पवित्र मंदिर सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमले किए। उस समय के हमारे बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने उसको लगभग 17 बार हरा दिया था, 18वीं बार हार गए। ऐसे पृथ्वीराज चौहान को, महाराजा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी लेकर जाता है अफगानिस्तान के, तब उनकी आंखें फोड़ देता है। ऐसा तुर्की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को, समाज को बदलने का कुचक्र रचा था, उस तुर्की के सारे पापों को भूलकर 1919 में जब गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का, तब जब तुर्की के खलीफा के खिलाफ अंग्रेजों ने कार्रवाई शुरू की, तो उस खलीफा के समर्थन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तुर्की के साथ अपनी एक सॉलिडेरिटी दिखाई थी, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं आज। लेकिन जब तुर्की के तमाम पापों को भूल करके आज हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग तुर्की से प्रेम करते हैं, तुर्की में जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो भारत सरकार बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजती है और उसको ऑपरेशन दोस्त नाम देती है। तब तुर्की महज इस्लामिक कंट्री होने के नाते जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करता है, वो सर्वथा आपत्तिजनक है। ऐसे तुर्की का हम निषेध करते हैं, विरोध करते हैं। और भारतवर्ष में, भारत के नागरिकों में तुर्की को लेकर जो नाराजगी है, जो गुस्सा, उसका हम सम्मान करते हैं। भारत के तमाम जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, ऐसे व्यापारियों से भी हम आह्वान करेंगे कि पूरी दुनिया में धंधा करिए, लेकिन तुर्की के साथ अब कोई धंधा मत करिए। तुर्की से कोई सामान यहां मंगवाइए मत और तुर्की को अपना सामान बेचिए मत। बेचने के लिए पूरी दुनिया खाली है, पूरी दुनिया के तमाम देश हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अजरबैजान, जिसके साथ हमारा जो व्यापार है वो मिलियंस डॉलर में है, बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे अजरबैजान के साथ भी जो व्यापारिक रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए जाने चाहिए। तुर्की ने पाकिस्तान का जिस प्रकार से विरोध किया, उसका हम निषेध करते हैं। और तुर्की के खिलाफ भारत सरकार ने जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू की है, उसका हम समर्थन करते हैं। और कुछ हिंदी में कुछ और?
अमेरिका ने तुर्की के साथ कोई एमओयू टाइप का शस्त्र रहता है उससे संबंधित करार किया है। तुर्की अमेरिका का एलाई है, रशिया से उसका खूब झगड़ा चलता है, सीरिया से भी झगड़ा चलता था। ऐसे में तुर्की किससे क्या संबंध रखता है ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सिर्फ इतना है कि अब हम तुर्की से कोई संबंध नहीं रखें। सर, ऑपरेशन सिंदूर की गौरवगाथा वैश्विक स्तर पर पहुंचे, इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो ये विचार कर रही है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा वैश्विक स्तर पर, लोगों को बताएगी कि हमने किस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको तबाह किया है। तो किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है। पूरी दुनिया के पटल पर पाकिस्तान को आइसोलेट करना भारत के कूटनीतिक जो कार्रवाई है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के जो कूटनीतिक कामकाज है उसमें पहली फुर्सत में अगर कुछ काम करना है तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक्सपोज करना है, क्योंकि दुनिया भर में जब सम्मेलन होते हैं तो पूरी दुनिया एक साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेती, और आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई देश है तो भारत है। पहलगाम का जो हमला था उसमें हमारे बेगुनाह हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके मार दिया गया। मारने वाले पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे। आज भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, उनको पनाह दे रही है। ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देने की नीति जो पाकिस्तानी नीति है उसे एक्सपोज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार को अपने प्रतिनिधिमंडल शिष्टमंडल भेजने चाहिए, और तमाम देशों की आंखों में आंख डाल के बताना चाहिए कि अगर आप आतंकवाद के खिलाफ हैं तो पाकिस्तान के समर्थन में आपको खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं, और अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो आतंकवाद के खिलाफ बोलने के आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। सर, एक तरफ जहां आप लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, बीजेपी तिरंगा रैली निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ ऐसा है ही नहीं, सीरियस नहीं था, कुछ हवाई ड्रोन इधर से उधर गए, मिसाइल इधर से उधर गए, कुछ बड़ा नुकसान हुआ नहीं, आतंकवादी जो अड्डे हैं वो कहाँ नष्ट किए गए। हमें सबूत चाहिए, सरकार को सबूत रखना चाहिए। ऐसे जो तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथी हैं वो या तो आंख के अंधे हैं या कान के बहरे हैं। जब बहावलपुर में और मुरीदके में हमारे वायुसेना के जो फाइटर विमान थे उन्होंने जब मिसाइल दागे और लगभग 24 मिसाइल एक साथ 15-20 मिनट के अंदर दागे तो सारा का सारा ठिकाना नष्ट हो गया था, खंडहर बन गया था। और उन खंडहरों को भारतीय टीवी चैनल ने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों ने सरेआम दिखाया। अगर वो भी तृणमूल कांग्रेस को नहीं दिखता, इसका मतलब बुनियादी तौर पर वो भारत से नफरत करते हैं, बुनियादी तौर पर भारत की सेना से नफरत करते हैं, बुनियादी तौर पर ऐसे टीएमसी के जो नेता या सांसद या जो भी हैं उनके मन में भारतीय सेना के प्रति सम्मान नहीं बचा है। ऐसे लोगों को सजा वहां के लोग देंगे, भारतीय देंगे। चिदंबरम ने कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल चिदंबरम साहब बहुत कुछ सच बोलने लगे हैं। उनके सच का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने साफ साफ देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर पर जब कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि संसद का सत्र बुलाया जाए तो कांग्रेस का ऐसा दुर्भाग्य कि वो अकेली अलग थलग पड़ गई थी। इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। तो हर राज्य में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच एक भयंकर टकराव है, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने विनाश के कगार पर खड़ा है। बस कुछ समय का इंतजार करिए, धीरे धीरे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। ये कब बिखरेगा आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। रामगोपाल यादव ने सर रविका सिंह की जाति बताई है, उन्हें ये कहा है कि बीजेपी वालों को ये पता नहीं था कि वो जो है जाटव है, चमार जाति से है, उन्हें लगा कि तो राजपूत है, लेकिन ये
मुझे लगता है जैसे हमारे यहां पुरानी कहावत है, जात न पूछो साधु की, बिल्कुल उसी प्रकार जो हमारे फौजी भाई और फौजी बहन हैं, उनके जाति समाज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो भारत माता के सिपाही हैं और अपना सर्वस्व भारत मां के लिए न्यौछावर करते हैं। उनको जाति और समाज में बांटना या उनके लिए जातिगत किसी शब्द का इस्तेमाल करना सिर्फ उनका नहीं, पूरे भारतीय सेना का और भारत देश का अपमान होगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश एकजुट था, लेकिन इस बीच बॉलीवुड के खान सब गायब थे। यहाँ तक कि उन्होंने ना तो एक अपने व्यक्ति का उपयोग करते हुए शब्द लिखे, ना सोशल मीडिया पर कोई शब्द लिखे, ना सेना के लिए कुछ लिखा, ना ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ लिखा। लेकिन यही तीनों खान बॉलीवुड के आर्मी मेजर और कर्नल रैंक के वर्दी पहनकर बॉलीवुड की फिल्में जरूर बनाते हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं। देखिए, बॉलीवुड के जो फिल्म स्टार्स हैं, खासकर जो मुस्लिम फिल्म स्टार्स हैं, उनके प्रति हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वो जो इतने बड़े हीरो बने, स्क्रीन हीरो बने हैं, उसमें भारत का एक एक नागरिक उनकी फिल्में देखता है, उनसे प्यार करता है, उनको आइडियोलाइज करता है, जिसका नतीजा है कि वो सुपरस्टार बने। ऐसे में जब भारत पर कोई हमला हो और भारत का सैन्य दल, भारतीय सेना कोई पराक्रम करे, तो निश्चित तौर पर भारतीयों की अपेक्षा होती है कि उनकी तरफ से दो शब्द आने चाहिए। अगर वो भारत से प्रेम करते हैं तो, अगर वो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे जो मुस्लिम स्टार्स थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान एकदम चुप्पी साध ली। शायद उन्हें लगा कि पाकिस्तान या आतंकवादियों के खिलाफ बोलने से जो मुस्लिम देश में उनकी फैन फॉलोइंग है वह प्रभावित हो जाएगी। शायद उन्हें यूएई की चिंता थी, या सऊदी अरब की चिंता थी, या कतर की चिंता थी, या ईरान इराक की चिंता थी, या तुर्की की चिंता थी। लेकिन वो भूल गए कि इन देशों में जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उससे बड़ी फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान में उनके लिए है। और ऐसे जो उनके फैंस हैं, कभी उनके लिए भेदभाव नहीं करते कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। और ऐसे में ऐसे मुस्लिम फिल्म स्टारों को, सुपरस्टारों को ऐसे संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए और भारत के सैनिकों का सम्मान करने के लिए अपने शब्द जाहिर करने चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, विवादित टिप्पणी की उन्होंने करना सरकार कृषि को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है, आपका क्या मत रखते हैं इस पूरे मामले में? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मंत्री महोदय ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, जहां तक मैंने देखा और पढ़ा। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती के लिए माफी मांग ली तो उसे बहुत ज्यादा तूल देने का कोई अर्थ नहीं। ऊपर से हाई कोर्ट ने शायद आदेश दिया कि एफआईआर होना चाहिए। उस पर भी मेरा यही कहना है कि जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली है तो उस गलती के लिए उनको क्षमा कर देनी चाहिए। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से लगातार इस प्रकार की बात आएगी कि उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय है और निश्चित तौर पर बीजेपी इस पर एक कॉल लेगी और उनको एक्शन लेना चाहिए।